Ajab Khan, now I would like to call Mr. Jarvis Peterson to come on the stage for the introduction of ACLS. Hello and Assalamu. My name is Jarvis Peter from 2nd batch 6th semester and I am going to present you the topic of ACLS. ACLS होता क्या है? ACLS stands for Advanced Cardiovascular Life Support. ये एक स्पेसिफिक सेट ऑफ प्रोसीजर्स और एल्गोरिथम्स है जो कि हम यूज़ करते हैं ट्रीट करने के लिए कंडीशंस लाइक कार्डियक अरेस्ट, रिस्पायरेटरी अरेस्ट और बाकी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस को। तो अब जैसे हमने पहले देखा कि BLS या CPR को कोई भी परफॉर्म कर सकता है, मगर क्योंकि ACLS हॉस्पिटलाइज्ड इन्वायरमेंट में होती है तो इसे स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स ही परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर्स, नर्सिस और पैरामेडिक्स। तो अब हम आगे चलते हैं ACLS प्रोटोकॉल की तरफ कि लेट्स सपोज हमारे पास एक पेशेंट कार्डियक अरेस्ट के साथ आया है, तो अब हम उसे किस तरह मैनेज करेंगे। सबसे पहले हम उसे BLS या CPR परफॉर्म करवाएंगे। अब 60 हम जब पेशेंट को 60 CPR परफॉर्म करवाएंगे तो इससे हमारे पास 60% चांसेस होते हैं कि हम पेशेंट को रिकवर करवा लें। उसके बाद हम पेशेंट की बेसिक या प्राइमरी असेसमेंट करते हैं, वो हम करते हैं बाय द मेथड ऑफ ABC। अब A स्टैंड्स फॉर एयरवे, B स्टैंड्स फॉर ब्रीथिंग और C स्टैंड्स फॉर सर्कुलेशन। इस असेसमेंट के जरिए हम पेशेंट को असेस करते हैं कि वो हमारे पास आया है तो उसकी कंडीशन कितनी सवेयर है। उसके बाद हम पेशेंट को डिफिब्रिलेट करते हैं। डिफिब्रिलेट ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम पेशेंट को इलेक्ट्रिक शॉक डिलीवर करते हैं। अब इसमें हमारे पास दो किस्म की कंडीशंस होती हैं, एक शॉकेबल और एक नॉन शॉकेबल। शॉकेबल कंडीशन में हम पेशेंट को इलेक्ट्रिक शॉक्स डिलीवर करते हैं, बनिस्बत नॉन शॉकेबल में नहीं करते। उसके बाद हम आते हैं मेडिकेशन की तरफ कि ACLS प्रोटोकॉल में मेडिकेशंस कौन कौन सी यूज़ होती हैं। अब क्योंकि हमारे पास पेशेंट कार्डियक अरेस्ट की वजह से आया है तो उसकी वाइटल ऑर्गन्स की तरफ उसका ब्लड फ्लो कम है, तो हम पेशेंट को एपिनेफ्रिन डिलीवर करते हैं या एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, जिससे पेशेंट का ब्लड फ्लो और ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद एरिथमिया, एंटी एरिथमिक ड्रग्स देते हैं हम पेशेंट को उसका एरिथमिया मेंटेन करने के लिए। एरिथमिया क्या होता है? एबनॉर्मल हार्ट रेट, जब हार्ट अपने प्रॉपर रिदम पर बीट ना करे उसे हम एरिथमिया कहते हैं। तो इस कंडीशन में हम एंटी एरिथमिक ड्रग्स देते हैं। उसके बाद क्योंकि हमारा पेशेंट जब हमारे पास आएगा तो वो अनकॉन्शियस होगा, तो उसकी वजह से या तो वो खुद प्रॉपर रिस्पायरेट नहीं कर सकता या उसकी रिस्पायरेशन की एफिशिएंसी जो है कम होगी। उसकी वजह से हम पेशेंट में एडवांस एयरवे की तरफ जाएंगे, जिसमें हम पेशेंट को ETT, नेजोफेरिंक्स या ओरोफेरिंक्स एयरवे की तरफ जाएंगे ताकि हम पेशेंट की ऑक्सीजनेशन को मेंटेन कर सकें। उसके बाद अगर हमारा पेशेंट रिकवर कर गया तो उसे हम पोस्ट कार्डियक अरेस्ट केयर या पोस्ट ACLS केयर देंगे, जिसमें हमारा पहला फंक्शन ये होगा कि हमने पेशेंट की ऑर्गन परफ्यूजन, मतलब जो उसकी ऑर्गन्स की तरफ ब्लड फ्लो कर रहा है उसे प्रॉपर मेंटेन करना है। उसके बाद हमने थेराप्यूटिक हाइपोथर्मिया की तरफ जाना है, क्योंकि हमारे पेशेंट का ब्लड फ्लो कम है तो उसकी वजह से उसकी बॉडी में लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से डैमेज हो सकता है। तो थेराप्यूटिक हाइपोथर्मिया में हम वॉलेंटरीली, मतलब अपनी मर्जी से पेशेंट का टेम्परेचर जो है कम करवाते हैं ताकि जो उसका मेटाबॉलिज्म है वो स्लो हो जाए, उसकी जो एनर्जी की डिमांड है वो भी कम हो जाए और ऑक्सीजन की डिमांड भी कम हो जाए, ताकि हम पेशेंट को आराम से मैनेज कर सकें। दिस वाज माय टॉपिक। थैंक यू फॉर लिसनिंग। Thank you, Mr. Jarvis Peterson. Now I would like to call Mr. Mir Amanullah to come on the stage and explain the drugs. Thanks, Mr. Dawood, for gracious introduction. My name is Mir Amanullah Bhutti. I am a proud student of Generic BSN, currently in 6th semester of 2nd batch. Today I am here to present you ACLS drugs. So, first of all, I would ask you a question, what is ACLS? ACLS means Advanced Cardiovascular Life Support Drugs. As you can see, here we have ACLS drugs. In our list, the first one is dopamine, and the second one is epinephrine, the third one is atropine, and the last one is adenosine. On the other hand, we have conditional drugs. Conditional drugs को हम different conditions में इस्तेमाल करते हैं। इनका यूज़ कॉमनली ACLS में किया जाता है
इसके अलावा अगर बात करें ड्रग्स की तो इनमें मौजूद एमिडेरोन, लाइडोकेन एंड मैग्नीशियम सल्फेट। सो मूविंग टुवर्ड आवर नेक्स्ट ड्रग व्हिच इज डोपामिन। As you can see here we have the first drug which is dopamine. Dopamine क्या होता है? क्या बता सकते हैं dopamine क्या है? Yes, I will tell you. Dopamine is a neurotransmitter and a hormone in our body. अब आप ये सोच रहे होंगे कि न्यूरोट्रांसमीटर्स का क्या काम होता है। न्यूरोट्रांसमीटर्स जो कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक मैसेज पहुंचाने का काम करते हैं, और हार्मोन्स केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक मैसेजेस ट्रांसफर करते हैं। इसके अलावा अगर डोपामिन की नॉर्मल रेंज की बात करें तो वो है 195.8 पाइकोमोल पर लीटर। क्या बता सकते हैं पाइकोमोल का मतलब क्या होता है? Picomole means 1 trillion of a mole. As you can see here, if dopamine less than normal range, so it causes different neurological and psychiatric conditions. अगर डोपामिन अपनी नॉर्मल रेंज से कम हो जाए तो ये डिफरेंट साइकाइट्रिक और न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस कॉज करवा देता है। इसके अलावा अगर इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो डोपामिन मोस्ट कॉमनली D1 एंड D2 रिसेप्टर्स पर एक्ट करता है। इसके साथ साथ वो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स जिनमें मौजूद अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर्स होते हैं, उनको एक्टिव करने के साथ साथ हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी, हार्ट रेट, कार्डियक आउटपुट और ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में मदद करवाता है। इसके अलावा अगर बात करें डोपामिन की डोजेज की तो वो है अगर इसकी डोपामिन की डोजेज को कम रखा जाए तो वो हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी, वैसोकंस्ट्रक्शन, इसके साथ साथ ब्लड फ्लो को इंक्रीज करवा देता है। नेक्स्ट अगर बात करें डोपामिन की डोज को हायर रखा जाए तो वो हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी के साथ साथ ब्लड प्रेशर, कार्डियक आउटपुट को बढ़ा देता है। So moving toward our next slide, which is about anatomy of the dopamine. कि डोपामिन हमारी बॉडी में किस तरह ऑब्जर्व होता है, ऑब्जर्व होने के बाद उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन। सो फर्स्ट वन वी हैव ऑब्जर्प्शन। डोपामिन की ऑब्जर्प्शन कैसे होती है? एज यू कैन सी हियर, dopamine when observed through the various routes, small intestine and IV. Dopamine most commonly small intestine के साथ साथ intravenously बॉडी से ऑब्जर्व होता है। इसके साथ साथ उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके नर्वस सिस्टम तक पहुंचता है। नर्वस सिस्टम तक पहुंचने के बाद वो वेरियस इफेक्ट शो करवाता है। एंड द थर्ड वन वी हैव मेटाबॉलिज्म। अब डोपामिन की मेटाबॉलिज्म किस तरह होती है? डोपामिन बॉडी में इंजेक्टेबल फॉर्म में आने के बाद वो सबसे पहले ब्लड के साथ लिवर से गुजरता है, जिसको हम फर्स्ट पास इफेक्ट कहते हैं। डोपामिन फर्स्ट पास इफेक्ट गुजरने से बाद मेटाबोलाइज होके एक प्योर अमाउंट ऑफ ड्रग हमारी बॉडी में बचती है, उसको हम बायोअवेलेबिलिटी कहते हैं। एंड द थर्ड एंड द लास्ट वन वी एक्सक्रीशन। डोपामिन बॉडी से किस तरह एक्सक्रीट होता है? डोपामिन थ्रू फीसेस, यूरिन एंड बाइल के जरिए से बॉडी से एक्सक्रीट होता है। On the other hand, we have indications for the dopamine. डोपामिन को हम किन कंडीशंस में इस्तेमाल कर सकते हैं? जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डोपामिन को हम डिफरेंट शॉक कंडीशंस में इस्तेमाल करते हैं, जिनमें मौजूद सेप्टिक शॉक, कार्डियोजेनिक एंड हाइपोवोलेमिक शॉक में इस्तेमाल कर सकते हैं। The second indication we have acute heart failure. हमारा मेन मकसद ये होता है कि हम हार्ट को फैसिलिटेट कर सकें ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिल सके। ऑक्सीजन मिलने के साथ साथ ताकि वो ब्लड प्रेशर, हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी, कार्डियक आउटपुट बढ़ सके। इसके अलावा हम बात करेंगे एपिनेफ्रिन की कि एपिनेफ्रिन क्या होता है और एपिनेफ्रिन एक ह्यूमन बॉडी में किस तरह एक्ट करता है। सो एज यू कैन सी हियर वी हैव ड्रग एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन को हम एड्रेनालिन के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो एपिनेफ्रिन एक हार्मोन एंड ट्रांसमीटर है जो कि एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होता है। इसके अलावा अगर इसकी नॉर्मल रेंज की बात करें तो वो है 764.3 पाइकोमोल पर लीटर। एज यू कैन सी हियर इट प्लेज क्रूशियल रोल इन फाइट एंड फ्लाइट मोड। अगर हमारी बॉडी किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन को फेस कर रही होती है तब फाइट एंड फ्लाइट मोड को एक्टिव करने का काम भी एपिनेफ्रिन का होता है। सो मूविंग टुवर्ड आवर नेक्स्ट स्लाइड व्हिच इज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। एपिनेफ्रिन एक इंसानी बॉडी में किस तरह